Hello friends, welcome back to our YouTube channel. If you are new here then subscribe my channel. भारत सरकार ने 2004 के बाद से नियुक्त हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस की व्यवस्था को समाप्त कर एनपीएस की व्यवस्था को बहाल किया। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे राज्य सरकार थी जो ईपीएफ की व्यवस्था को समाप्त कर एनपीएस की व्यवस्था को लागू किया। 2004 के बाद से बढ़ते हुए असंतोष और आक्रोश को देखते हुए सरकार ने एनपीएस की जगह पे एनपीएस और यूपीएस की मध्यस्थता में यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का इंक्लूजन का प्रावधान किया। 1 अप्रैल 2025 का टाइम बाउंड देकर के वैसे कर्मचारी जो पूर्व में एनपीएस में इनरोल है वह यूपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं और यह जो व्यवस्था होगी एक बार की होगी। अगर आप यूपीएस में शिफ्ट कर लेंगे तो दोबारा आप एनपीएस में और अन्य कोई पेंशन योजनाओं में आप वापस नहीं आ सकते हैं। यूपीएस के बहुत सारे ऐसे एनॉमलीज हैं और नकारात्मक पहलू है जिसके बारे में इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, यूपीएस में पेंशन शब्द को पे आउट से बदल दिया गया है जिससे उन कर्मचारियों की भावना को ठेस पहुंची है जो समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यूपीएस की जो ड्राफ्ट आई थी उसमें पेंशन शब्द का विस्थापन पे आउट शब्द से किया गया है जिससे कर्मचारियों की भावना को ठेस पहुंची है। दूसरी बात, ओपीएस के विपरीत यूपीएस अंशदायी है, कंट्रीब्यूटरी है, जिसमें कर्मचारियों को अपना योगदान देना अनिवार्य है। यूपीएस की ड्राफ्ट में जैसा कि बताया गया है कि 10% का कंट्रीब्यूशन सरकारी कर्मचारियों को उनके बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का जो इमोलमेंट्स होता है उसका 10% सरकार को कंट्रीब्यूट करना होगा। उसके एवज में सरकार 10% का कंट्रीब्यूशन अपने तरफ से देगी। उसके बाद यूपीएस में यह निर्धारित किया गया है कि पेंशनर को आश्वस्त भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% दिया जाएगा, जबकि ओपीएस के अंतर्गत यह अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% होता था। यूपीएस के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार आपकी जो 12 महीने की मूल वेतन की औसत होगी उसकी आधी पे आउट आपको मिलेगी, लेकिन उसमें भी अनुपातिक रूप से। अगर आपकी 25 साल की सर्विस नहीं है तो अनुपातिक रूप से आपकी यूपीएस में पे आउट कम हो जाएगी, जबकि ओपीएस के अंतर्गत यह व्यवस्था नहीं थी। आपकी अंतिम जो बेसिक पेमेंट होती थी उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाता था। आगे लिखा गया है, यूपीएस के तहत कम से कम 25 वर्षों की सेवा के बाद ही आश्वस्त भुगतान मिलेगा, जबकि ओपीएस में यह अवधि 20 वर्ष थी। यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि 25 वर्षों से कम होती है तो यूपीएस के तहत पेंशन में भी अनुपातिक रूप से कमी होगी। गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 300 कटौती महीनों की बेंचमार्क तय किया गया है। अगर आपकी 300 महीने की कटौती है तो आपको लास्ट 12 महीनों की बेसिक पेमेंट का आपको आधी पेंशन के रूप में यूपीएस में दिया जाएगा, लेकिन अगर आपकी 15 साल 17 साल है तो उस अनुपात में आपकी जो है पेंशन की राशि कम हो जाएगी। उसके बाद 10 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद न्यूनतम 10,000 प्रति माह का भुगतान सुनिश्चित किया गया है। यदि कोई कर्मचारी 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता अवधि को पूरी करने के लिए बाद वीआर लेता है तो यूपीएस के तहत भुगतान केवल 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद शुरू होगा। इसका अर्थ है कि यूपीएस के तहत कर्मचारी को 60 वर्ष से पहले कोई भुगतान नहीं मिलेगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में यूपीएस में नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपकी जो है सुपर एनुएशन अधिवार्षिकता तक, यानी आपकी जब 60 वर्ष पूरी होगी उसके बाद यूपीएस में पे आउट मिलेगा। जैसे कोई कर्मचारी अगर 20 साल में नौकरी ज्वाइन करता है और 25 वर्ष सेवा अवधि के बाद वीआर लेता है तो उस समय उसकी कर्मचारी की वर्तमान उम्र होगी 45 साल। तो 45 साल से लेकर के 60 साल की जो पीरियड है उसमें सरकारी कर्मचारी को 1 पैसा का भुगतान नहीं किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन धारक की मृत्यु होने पर
केवल 60% पारिवारिक भुगतान कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी को मिलेगा, जबकि अन्य आश्रित परिवार के सदस्यों का कोई पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। ओपीएस में उपलब्ध लाभ को यूपीएस में हटा दिया गया है। यूपीएस में नोटिफिकेशन के अनुसार कहा गया है फैमिली पेंशन के रूप में 60% मिलेगा, वो भी आपको लीगली वेडेड स्पाउस को ही मिलेगा। उसके अन्य डिपेंडेंट्स को इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यूपीएस के अंतर्गत हर 6 माह की पूर्ण सेवा के लिए 10% मासिक वेतन का एकमुश्त भुगतान सेवानिवृत्ति के समय दिया जाएगा, जबकि सेवा अवधि के दौरान कर्मचारी को मूल वेतन महंगाई भत्ते का 10% प्रतिमाह योगदान देना अनिवार्य होगा। अगर आपकी कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो आपकी सेवानिवृत्ति के बाद एक लमसम अमाउंट देने की बात यूपीएस में की गई है। उस लमसम अमाउंट की गणना कैसे होगी? अगर आपकी बेसिक और डीए 50,000 है तो 50,000 का 10% 5,000, तो 5,000 में आपकी जो सेवा अवधि है उसको गुना कर दिया जाएगा। अगर 10 साल है तो 20 से गुना किया जाएगा, अगर 20 साल है तो 40 से गुना किया जाएगा और 30 साल है तो 60 से गुना किया जाएगा। जो कैलकुलेशन है आपको एकमुश्त राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। उसके बाद यूपीएस एक फंड आधारित प्रणाली है जो कर्मचारियों और नियोक्ता के नियमित और समय पर योगदान पर निर्भर करती है, जबकि ओपीएस में सरकार बिना किसी कटौती के पेंशन सुनिश्चित करती है। यूपीएस फंड बेस्ड पेंशन स्कीम है जिसमें कर्मचारियों को हर माह उनके मासिक मूल वेतन और डीए का जो इमोलमेंट्स है उसका 10% भुगतान करना पड़ता है। उसके एवज में सरकार भी 10% इंडिविजुअल कॉर्पस में योगदान करती है। ओपीएस के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन दी जाती थी, लेकिन यह लाभ यूपीएस में उपलब्ध नहीं है। ओपीएस में एज एडवांसिंग की सुविधा उपलब्ध थी, जबकि यूपीएस में एज एडवांसिंग के संबंध में कोई बात नहीं की गई है। यूपीएस में पेंशन की कोई कम्यूटेशन सुविधा उपलब्ध नहीं है। ओपीएस में आप जो है एक पोर्शन को आप कम्यूट करवा सकते थे। यूपीएस में निम्नलिखित पेंशन लाभ प्रदान नहीं किए जाते हैं, जबकि ये ओपीएस में उपलब्ध थे, जैसे इनवैलिड पेंशन, कंपनसेशन पेंशन, कंपैशनेट पेंशन, एक्स ग्रेशिया पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन। ये सारी जो पेंशन की सुविधा है यूपीएस में प्रदान नहीं की गई है। तो यूपीएस के इन प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि ओपीएस की तुलना में कर्मचारियों के कई नकारात्मक पहलू और कमियां हैं, जिसके वजह से सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाने में सिरे से खारिज कर चुके हैं। अभी देखना होगा कि सरकार टाइम बाउंड के साथ में यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों पर थोपना चाहती है और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार में संबंधित पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को लिखा जा चुका है कि अपने एनपीएस कर्मचारियों को यूपीएस में इनरोल करने के लिए मोटिवेट करें और एक टाइम बाउंड दे करके अपनी जो इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको यूपीएस से संबंधित और भी अपडेट चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।